And so we will start right away with the session. I'll be sharing my screen, so just bear with me. Ma'am, language मैम हिंदी, प्रेफरेबली हिंदी, एंड कुछ टेक्निकल वर्ड्स है तो वी कैन गो फॉर इंग्लिश. ठीक है. भी बस मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ. सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी. सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम, इट इज विजिबल. Yes, ma'am. वेल, आज का जो टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स एंड इम्प्लीकेशंस. एंड एक आपको मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा आज का सेशन इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है कि पहले तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैं इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी. फिर उसका ग्लोबल एस्पेक्ट क्या है वो मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी बताऊंगी, और इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है वो भी आपको बताऊंगी. उसके बाद में मैं आपको जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या मेजर उसको चलाने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ड्राइव के मेजर जो फैक्टर्स है उनका थोड़ा आपको स्टैटिस्टिक्स भी दूंगी कि क्या मेजर फैक्टर्स है, उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितना यूसेज है. और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को वर्ल्ड ओवर उसके कुछ प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और फिर ज्यादा फोकस रहेगा कि इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनका उनमें से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और पार्शियली सक्सेसफुल, थोड़ा उस पर हम देखेंगे सो दैट हमें फुल आइडिया हो जाए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार से वो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है, क्या उसका आज वर्ल्ड ओवर या हमारे देश में क्या स्टेटस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे तो हो रहे हैं लेकिन उसके कुछ नुकसान, फ्लिप साइड क्या है, उस पर भी थोड़ा सा किस प्रकार से वो ई वेस्ट को जन्म दे रहा है, इस पे भी थोड़ा सा लास्ट में मैं एक फोकस करूंगी. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूं तो देखा जाए, आप टेक्निकल यदि डेफिनेशन देखने जाएंगे, इट इज स्टिल इवॉल्विंग. एंड ज्यादातर जो लोग इस पे अग्री करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज बेसिकली रीवर्किंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड स्ट्रैटेजीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय लेवरेजिंग करंट टेक्नोलॉजीज. तो बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट अभी तक जैसे इंडस्ट्रीज बनाती हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेके आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि कोई कोई देश भी हो सकता है, उसकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, या कोई एनजीओ भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है. तो उनके जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है उसको पूरा रिवर्क करना, दोबारा से उसके करने की प्रक्रिया को फिर से डिफाइन करना, उसके जो प्रक्रिया पूरे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं उनको एक बार फिर से इस्टेब्लिश करना, और उसके जो स्ट्रैटेजीज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, क्या उसके गोल्स को अचीव करने के लिए किस प्रकार से हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे पूरे रिसोर्सेस की. तो ये सबका सब यानी रिवर्किंग ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस एंड स्ट्रैटेजीज, ये किसको मद्देनजर रखते हुए, एट प्रेजेंट क्या टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो चुकी हैं, क्या टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, और क्या टेक्नोलॉजीज बड़े ही निकट भविष्य में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी हमारे फायदे के लिए. तो ओवरऑल इसको ध्यान में रखते हुए यदि सारे ही प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को, स्ट्रैटेजीज को यदि ऑर्गेनाइजेशन फिर से डिफाइन करती हैं, फिर से रीडिजाइन करती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. शॉर्ट में इसको डीएक्स भी कह देते हैं. तो इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग डिजिटल ट्रांसफर, क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टर्म नया है, क्या वो अभी कुछ हाल फिलहाल में इजाद हुआ है, या कि कुछ समय से इस पे चर्चा हो रही है? तो हम ये देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड ओवर ग्लोबल लेवल पे यूएसए ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे एम्बार्क किया, उसकी शुरुआत की, उसमें पदार्पण उन्होंने जो किया वो जुलाई 2001 में किया. और जिन एरियाज को पहले टारगेट किया वो थे टैक्स फाइलिंग, फेडरल यानी गवर्नमेंट उनके जो एसेट्स हैं उनकी सेल्स, और रिक्रिएशन एंड ई पेरोल सिस्टम. इस पर पहले उन्होंने इसके द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यूएसए में की गई. उसी प्रकार यूके ने 2000 में, इवन 1 ईयर बिफोर यूएस, उन्होंने शुरुआत कर चुके थे. उन्होंने जैसे कुछ बस के प्रोजेक्ट्स चलाए, हेल्थ प्रोजेक्ट्स चलाए, इंटीग्रेटिंग ट्रांसपेरेंट, और उन्होंने
पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे जिसपे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, चलिए इंडिया से पहले एक बार न्यूजीलैंड को देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड, क्योंकि ये जरा मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं, रीजन माने जाते हैं। न्यूजीलैंड ने मई 2000 में ट्रीटी ऑफ वेटांगी वहां से शुरुआत किया, एक ट्रीटी उन्होंने साइन किया और स्टेट सर्विसेज कमीशन उन्होंने एक बनाया जिसके द्वारा उन्होंने डिजिटल सर्विसेज देने का उन्होंने शुरुआत किया। ओके, और जो प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट एजेंसीज का है वो भी उन्होंने डिजिटल इक्विपमेंट को यूज करते हुए करने की शुरुआत 2000 में किया। अब अगर इंडिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की शुरुआत इन सबसे हमें पहले क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया में इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया फ्रेंड्स। दैट इज व्हाई इंडिया को हमने 1970 हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 1970 में इंडिया ने एज अ कंट्री, एज अ नेशन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की हमारी केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत की गई। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक बनाया गया, अक्षय प्रोजेक्ट लाया गया, ई केंद्र, ई सेवा, इन सबको एनविजन किया गया, इन सब के बारे में आइडिया इंसेप्शन हुआ और 1970 में इस प्रकार से एक आइडिया लेकर के हमारा देश आगे बढ़ा। टेक्नोलॉजीज, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी तो चीज है नहीं कि यहां से उठाया और इंप्लीमेंट कर दिया और बोल दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कोई एक वस्तु तो है नहीं कि हमने जाके वो खरीद लिया या उसको बना लिया, उसको क्रिएट कर लिया और बोल दिया कि हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए या अचीव करने के लिए या उसको इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी देन है कुछ टेक्नोलॉजीज की जो इसको ड्राइव कर रही हैं, जो इसको चला रही हैं, जो इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के महत्वपूर्ण अंग है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप सभी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। कंप्यूटर्स आएगा, उसके सारे एक्सेसरीज आएंगी, नेटवर्किंग आएगा, इंटरनेट आएगा, ये सारा मिला जुला करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट माना जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बूम हो रहा है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है इसका। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक कुछ हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में क्लाउड जो एक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो कि जिसके द्वारा आप प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड पर अपने प्राइवेट क्लाउड लेके अपने फंक्शंस को सिक्योर वे में करने की कोशिश कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, वो भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो आजकल उसमें जो कुछ हमें सक्सेस मिल रही है। देन देयर इज मशीन लर्निंग। कंप्यूटर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें डालने की जो कोशिश की जा रही है और उसमें जो सक्सेस मिल रही है, जितनी भी पार्शियली या जितना कुछ हमें सफलता मिल रही है, तो मशीन लर्निंग भी उसका कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का को पॉजिटिवली डेवलपमेंट में आगे ले जाने का जिम्मेदार है। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, जिस प्रकार से सोशल मीडिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पार्ट बन चुका है, इतना पॉपुलरली उसको ना कि हमने सिर्फ उठाया, not that human beings lapped it, but we are using it rampantly and very popularly all the social media applications are being used. तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इस बात पे मजबूर कर रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में गवर्नमेंट्स भी सोचें कि इतना सारा जो आईटी यूज हो रहा है, इतना सारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग में का भी उपयोग किया जाने लगा है और मशीन लर्निंग में भी जो कुछ सक्सेस मिल रही है, तो क्यों ना उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए एग्जिस्टिंग आईटी में, एग्जिस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में। और सोशल मीडिया जो इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उसकी इतनी ज्यादा प्रेजेंस और रेलेवेंस एंड प्रिविलेंस को भी इस्तेमाल क्यों ना गवर्नमेंट बॉडीज करें और अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को उसके द्वारा देने की कोशिश करें। इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल गवर्नमेंट क्यों ना करे। एंड देन देयर इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट जो इतना ज्यादा यूज हो रहा है, उसी में सेंसर्स को भी यदि इंकॉर्पोरेट कर दे और डेटा उस पे यदि सेंसर्स का पूरा डेटा कंटिन्यूअसली रियल टाइम मोड में इंटरनेट के द्वारा यदि डेटा लोगों को मिलता रहे सेंसर्स से, और फिर डेटा एनालिटिक्स वगैरह को यूज करते हुए, मशीन लर्निंग को यूज करते हुए यदि हम रिमोटली सभी सर्विसेज को, प्लेटफॉर्म्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हम यूज कर सके और एक्सपर्टीज को, ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्सपर्टीज को क्यों ना यूज किया जाए। ये सब भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो एक कॉन्सेप्ट है, यूजिंग एआई ऑन इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स आल्सो। तो ये सारी चीजों को, टेक्नोलॉजीज को यूज
करते हुए अब गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो गई सभी देशों की कि जब इतना सारा ये सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आईटी यूज हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रही है, मशीन लर्निंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, तो क्यों ना गवर्नमेंट भी ये इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर का इस्तेमाल करे और जो गवर्नमेंट जो कुछ सेवा सुविधा अपने नागरिकों को प्रदान करती है, क्यों ना वो डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करे। तो ट्रांस तो यदि ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके यदि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक कंसेप्चुअली वो कैसा दिखेगा, वो कुछ इस फिगर के प्रकार दिखे के समान दिखेगा, जहां हम देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ एप्स रहेंगी, मोबाइल एप्स रहेंगी, बिलियंस ऑफ यूजर्स रहेंगे एंड ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स रहेंगी, ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स इंटरनेट पर रहेंगी, in terms of apps, in terms of human expertise, in terms of various devices, databases, sensors, and whatnot. Then there will be, और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और सबल करने के लिए और एम्पावर करने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा, नेचुरल इंटरफेसेस, हमारी ह्यूमन की भाषा में, हमारी अपनी भाषाओं में इंटरफेसेस होंगे, डायलॉग होगा स्क्रीन पर, और 3D प्रिंटिंग हो सकेगी। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे स्टेम सेल्स को, ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल्स को यूज करके 3D टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ईयर, कान लगाया गया किसी को, आज ही पेपर में आप पढ़िएगा। तो इस प्रकार से 3D प्रिंटिंग होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, जहां इंटरनेट के ऊपर वेरियस सेंसर्स का भी कनेक्टेड होंगे, उनका डेटा भी जाएगा, उनका एनालिसिस भी होगा, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होगा, और इस प्रकार से कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाएगा, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा टू द सिटीजंस, एंड कॉग्निटिव सिस्टम्स होंगे, द सिस्टम्स व्हिच आर एबल टू लर्न, सिस्टम्स व्हिच आर एबल टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो एंड नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी होगी। देखिए, सबसे बड़ा किसी भी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लीजिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कह लीजिए, मोबाइल टेलीफोनी कह लीजिए, इन सबको रूल करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरनेट, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का भी आ रहा है। हम आए दिन जहां हम ये पढ़ते हैं कि आईटी की वजह से या इंटरनेट की वजह से ये सफलता प्राप्त हुई, तो वहीं कहीं पेपर में या न्यूज मीडिया में कहीं ये भी खबर मिलती है कि ये इस प्रकार के साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम भी कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है डेटा सिक्योरिटी का भी है। हाउएवर उसमें भी काफी डेवलपमेंट, काफी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। अब गवर्नमेंट एजेंसीज यदि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने करती हैं, किसका करेंगे? अपने एजेंसीज का, अपने डेटाबेसेस को, अपने जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको, डेटाबेस को पूरा कन्वर्ट करेगी, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को कंप्यूटर डेटाबेस में कन्वर्ट करेगी, कंप्यूटर को इंटरनेट पे जोड़ेगी, इंटरनेट से सिटीजन्स के हाथ में जो मोबाइल है उससे कनेक्ट होगी, गवर्नमेंट ऑफिस में जो कंप्यूटर्स है उनसे कनेक्ट होगी, और चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एजुकेशन सिस्टम हो उनसे कनेक्ट होगी, और जितने पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, वहां सभी जगह यदि ऑटोमेशन कर दिया जाए और डिजिटाइजेशन कर दिया जाए और सभी इंटरनेट पे आपस में कनेक्टेड हो जाए, तो गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने सिटीजन्स तक प्रोवाइड करना यदि शुरुआत कर देती है, तो किस प्रकार से होगा? यहाँ जो मैं एक मॉडल बनाया है, ये डेमोक्रेटिक मॉडल को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस किस प्रकार से होता है। नॉर्मली सिटीजन्स है, नागरिक है, नागरिक अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें प्रतिनिधि चुनने में मदद करता है, प्रतिनिधियों को फंक्शन करने में, उनकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में एडमिनिस्ट्रेशन मदद करता है, एंड वो जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो सिटीजन्स को सेवा और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अब इतनी सारी यदि सेवा और सुविधा यदि गवर्नमेंट एजेंसी को प्रदान करनी है थ्रू गवर्नेंस मॉडल, तो उसके लिए इनपुट रिसोर्स कहां से जनरेट होगा? तो वो सिटीजन से जो टैक्स लेगी गवर्नमेंट, वो उसके रिसोर्स है मेन, और वहीं से उसका एक्सपेंडिचर करके, वो उसको खर्चा करके वो वेरियस पब्लिक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को नागरिकों की सेवा और सुविधा के लिए बनाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब इस एंटायर प्रोसीजर में, इस एंटायर मॉडल में डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनको गवर्नमेंट एजेंसीज को लाना है, किसको इस्तेमाल करके? कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके,
इंटरनेट का इस्तेमाल करके, क्लाउड्स का इस्तेमाल करके एंड वेरियस टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, मशीन लर्निंग वगैरह सबका इस्तेमाल करके उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता क्यों है? इस मॉडल में क्या खामियां हैं? इस मॉडल में सबसे बड़ी खामी एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है? बैरियर ये है कि अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज चल रही थी, जब तक कि उनका पूरा का पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यदि नहीं किया गया है, तो हम ये पा रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, गवर्नमेंट के बेहद रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। और ये सब यदि नागरिक जब कर लेते हैं, उसके बाद वो देखते हैं रेड टेपिज्म में इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, डिलेज है, इनट्रांसपेरेंसी है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता कब। जबकि अगर डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या आईसीटी का इस्तेमाल यदि नहीं किया गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ। बैरियर्स इन द फॉर्म्स ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी, करप्शन, डिलेज, ट्रांसपेरेंसी। और अंत में जाकर के उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो एंटायर जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। नागरिकों को जो सेवा सुविधा जो गवर्नमेंट एजेंसीज का फर्ज है उनको प्रदान करना, वो अफेक्ट होती है नेगेटिवली। और ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नेंस मॉडल जो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी, वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो अब ये जो मैंने आपको सारे बैरियर्स बताए गवर्नेंस मॉडल में, इसके लिए सॉल्यूशन एक है, आईसीटी, राइज एंड राइज ऑफ आईसीटी। अब राइज एंड राइज ऑफ आईसीटी, अब इस पे तो मुझे ज्यादा इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को इस बारे में अभी तक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जब मैं चर्चा कर रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ कि कंप्यूटर्स और आईटी का इस्तेमाल, आईसीटी का इस्तेमाल, प्रिसाइजली बोलूं तो कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, देन यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इन सब चीजों से आज जो प्रेजेंटली बहुत हो रहा है ग्लोबल लेवल पे हम और नेशनल लेवल पे, इन सब से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देती हूँ। ये डेटा मेरा कुछ 2-3 साल पुराना है, तो आपको यहाँ पे मैं ये डेटा दे रही हूँ। तो आप इस स्टैटिस्टिक्स को देखिए। क्वार्टरली पर्सनल कंप्यूटर्स वेंडर शिपमेंट वर्ल्ड वाइड, ये जो डेटा है करीब 10 साल का डेटा है, 2009 से 2018 तक। तो इसमें अगर हम देखें ये जो पूरा जो चार्ट, जो इसको मैं ओवरऑल यदि कंक्लूड करूं तो ये कहना चाह रही हूं मैं कि कम से कम 38 मिलियन कंप्यूटर्स, कितना मैंने कहा, 38 मिलियन कंप्यूटर्स शिपमेंट हुआ है, मतलब बना मैन्युफैक्चर करके वेरियस कंट्रीज को प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से ब्रांड के हो? कोई भी ब्रांड के हो, चाहे वो लेनोवो का हो, एचपी का हो, डेल का हो, या अदर कोई लोकल ब्रांड्स हो किसी भी देश के रीजन के। कम से कम 38 मिलियन, ये 10 साल के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज हुआ है वर्ल्ड ओवर। कब? आपको मैंने ड्यूरेशन बताई। तो ये ड्यूरेशन आपको मैंने बताई 2018 में। 2018 में ये डेटा हमको नजर में आया कि एक क्वार्टर में हम देखते हैं कि 2018 के सिर्फ एक क्वार्टर में 38 मिलियन कंप्यूटर्स, 2009 से लेके 2018 तक तो आपको इस चार्ट में दिख रहा है। अब उसको अगर मैं उसका स्टेटस यदि देखूं तो हम देखते हैं कि कम से कम 3 महीने के अंदर ही, 2018 के सिर्फ 3 महीने के अंदर कम से कम 38 मिलियन कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट हुई और मैन्युफैक्चर हुए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि मोबाइल फोन का क्या स्टेटस है। 3 चीजों के स्टेटस पे मैं मेनली फोकस करूंगी। एक पर्सनल कंप्यूटर्स है जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया, और मैंने कहा आपको बताया कि 2018 के एक सिंगल क्वार्टर में 3 महीने के दरमियान कम से कम कितने मिलियन कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज हुआ है? तो अराउंड 38 मिलियन कंप्यूटर्स का अप्रोक्सीमेटली। अब हम जाते हैं मोबाइल टेलीफोन्स का कितना इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो ड्राइव कर रही है, जो चला रही है, वो 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। ये 3 चीज पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदार है। तो उसी का स्टेटस अभी हम देख रहे हैं। कंप्यूटर्स का आपको मैंने बताया। अब मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देती हूँ कि मोबाइल फोन का क्या स्टेटस है। मोबाइल को यदि हम देखें तो एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम देखते हैं मोबाइल फोन्स, तो सब्सक्राइबर एशिया पैसिफिक रीजन में कितने हैं? 2765 मिलियन एशिया पैसिफिक रीजन में
सब्सक्राइबर है, मतलब इतने लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। ये डेटा 2018 का है। तो चाइना का इसमें आप हम देख रहे हैं कि चाइना का इसमें कितना है, 1081 मिलियन यूजर चाइना में है एंड 730 मिलियन यूजर इंडिया में है, मोबाइल फोन यूजर्स। उसमें अगर हम ग्लोबल परसेंटेज निकालें तो ग्लोबल परसेंटेज निकालने पे हम ये पाते हैं कि सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 55% ओवरऑल जितने लोग भी यूज कर रहे हैं 55% यूजर तो सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में मोबाइल फोन के। अब उसमें से उस 55% में से भी अगर हम देखें पेनिट्रेशन कितना है, पेनिट्रेशन मतलब कितना टोटल पॉपुलेशन का परसेंट, कितना परसेंट पॉपुलेशन यूज कर रही है। एशिया पैसिफिक की 68% पॉपुलेशन उसको यूज कर रही है, लेकिन ग्लोबल यदि हमारा वाटा हम शेयर देखें एशिया पैसिफिक रीजन का तो 55% होता है। और चाइना का अगर हम देखते हैं तो 78% पेनिट्रेशन है वहां पॉपुलेशन में, मतलब चाइना की टोटल पॉपुलेशन की 78% पॉपुलेशन के पास में मोबाइल फोन है, 2018 में ही था। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 54% पॉपुलेशन के पास में मोबाइल फोन है। ओके, देखिए अभी तक अभी हम लोग अक्सर कहते रहते हैं इंडिया में अरे सबके हाथ में मोबाइल फोन है, अरे 70% के पास में, 80% के पास, ऐसा नहीं है। 54% लोगों के ही पास में मोबाइल फोन है, और उसमें भी स्मार्टफोन कितनों के पास है, वो तो और कम। जेंडर वाइज अगर हम देखें मेल फीमेल रेशियो और कम, अर्बन रूरल डिवाइड देखें तो वो और कम स्क्यूड है। तो इंडिया में 730 है, और इंडिया का ग्लोबल परसेंटेज यूजर कितना है, पूरा विश्व में यदि देखें तो इंडिया में 14% मोबाइल फोन यूजर, पूरे विश्व के यदि आप बनिस्पत उसको देखें तो। यूरोप में कितना है, यूरोप में हम देखते हैं कि 465 मिलियन, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी कम है कंपैरेटिवली एशिया पैसिफिक रीजन से काफी कम है, तो 465% मिलियन यूजर हैं यूरोप में। और वर्ल्ड का यदि ग्लोबली देखें तो 9% मोबाइल यूजर सिर्फ यूरोप में पाए जाते हैं। उसमें से भी यदि हम पेनिट्रेशन देखें, पेनिट्रेशन मतलब अगर यूरोप की पॉपुलेशन है जितनी, काफी कम है कंपैरेटिवली, तो यूरोप की पॉपुलेशन का यदि हम कंपैरिजन करें तो 86% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो कि इंडिया और चाइना से काफी ज्यादा है। इंडिया में 54% है, चाइना में 78% है। और लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे कहते हैं, लैटिन अमेरिका को यदि हम देखें तो वहां 459% है। उसी प्रकार से उसमें भी 71% पेनिट्रेट, 71% पॉपुलेशन का भाग जो है उनके पास में मोबाइल फोन वो लोग यूज कर रहे हैं। उस प्रकार से आप बाकी सभी देशों का आप देख सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको नॉर्थ अफ्रीका जिस थोड़ा सा बैकवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज जहां ज्यादा है, तो वहां भी हम देखते हैं कि इंडिया से तो ज्यादा ही है, 63% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन के पास में मोबाइल फोन है। और नॉर्थ अमेरिका, जहां बेसिकली यूएसए, कनाडा, वहां पे अगर हम देखते हैं तो 80% लोगों के पास में मोबाइल फोन है पॉपुलेशन के। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज यूजर कहां ज्यादा है, यूरोप। और ग्लोबल यदि हम देखें, ग्लोबली सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर कहाँ है, तो एशिया पैसिफिक में है, उसमें भी सबसे ज्यादा चाइना में है, और उसके बाद में इंडिया में है। तो आप देखते हैं कि अगर वर्ल्ड ओवर हम देखें मोबाइल फोन यूजर कहाँ ज्यादा है, तो सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, पॉपुलेशन की वजह से। वो भी फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन हमारा कम है। पेनिट्रेशन मींस अगर हमारी पॉपुलेशन को वो ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ 54% पॉपुलेशन ही मोबाइल फोन यूज कर रही है। okay? तो मैंने आपको कंप्यूटर्स का बताया, कितने मैन्युफैक्चर कितने यूज हुए 2018 में, उसके बाद में मैंने आपको मोबाइल फोन्स का बताया। अब मैं इंटरनेट पे चर्चा करती हूँ। नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स मिलियंस में, सारे फिगर मैं आपको मिलियंस में ही बता दूं। चाइना में 772 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के, इंडिया में 462 मिलियन यूजर्स हैं एंड लाइकवाइज। अब आप देखते हैं कि कहाँ पे इंटरनेट यूजर्स कम है, जो कि इतने डेवलप्ड नेशंस हैं वहां इंटरनेट यूजर्स कम है। क्यों कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना और इंडिया पॉपुलेशन में ज्यादा होने के कारण हमारे पास में इंटरनेट यूजर भी ज्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इसका अर्थ बिल्कुल। इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड बाय रीजन, अगर रीजन वाइज हम देखते हैं तो एशिया में 49% इंटरनेट यूजर है। कहां पे, एशिया में। फ्रेंड्स बार बार मैं आपको ध्यान दिलाऊंगी, इससे बिल्कुल गलत फहमी में हमें नहीं आना है
कि एशिया में सबसे ज्यादा है। एशिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि फिर भी हम लोगों से पीछे ही, सभी देशों से हम पीछे ही। तो उस प्रकार से ये स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको अभी पिछले टेबल में बताया, उसी को मैंने यहाँ पाई चार्ट में दिखा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पे अब इंडिया पर फोकस करते हैं, दिस स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स द डिजिटल पॉपुलेशन इन इंडिया, डिजिटल पॉपुलेशन इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2018 की शुरुआत में पाया गया कि इंडिया में कितने इंटरनेट यूजर हैं जो कि एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं, 462 ऑफ कोर्स मिलियन, 462 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर थे 2018 में। और मोबाइल, उसमें से भी मोबाइल फोन पर कितने लोग यूज कर रहे थे, 430 मिलियन। उसमें से भी सोशल मीडिया कितने यूज कर रहे थे, ओनली 250 मिलियन यूजर्स एक्टिवली सोशल मीडिया यूज कर रहे थे। और मोबाइल सोशल मीडिया यूजर्स, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स एंड एक्टिव सोशल मीडिया यूजर, एंड देयर इज अनदर टर्म एक्टिव मोबाइल सोशल मीडिया यूजर। कुछ लोग मोबाइल फोन पर यूज करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर्स या फिक्स्ड डिवाइस पर यूज करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो 250 यदि एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है, इसका अर्थ ये है कि इतने लोग सोशल मीडिया को कंप्यूटर्स पर यूज कर रहे हैं, विच आर फिक्स्ड डिवाइसेस। उसके बाद में उससे कम 230 मिलियन इंटरनेट यूजर इंडिया में, सॉरी सोशल मीडिया यूजर हैं जो कि मोबाइल फोन पर। बेसिकली फोकस ये है कि मोबाइल फोन पर कितने लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा काफी कम है, 230 मिलियन है। इसका मतलब कि कितना हो गया, करीब 23, अगर हम लोग करोड़ में गिनते हैं तो 23 करोड़ रफली कह सकते हैं कि जो मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया किन 3 चीजों का, उन 3 टेक्नोलॉजीज का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करने के लिए, को आगे बढ़ाने के सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो है कंप्यूटर्स, जो है इंटरनेट और जो है मोबाइल फोन। उसका मैंने ग्लोबल भी आपको डेटा दिया, क्या स्टेटस पिछले कुछ 2-3 साल पहले क्या हमारा करंटली स्टेटस चल रहा है पिछले 2 सालों से, और क्या अभी हमारा देश में क्या उसका स्टेटस चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा या वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स ने ये देखा कि इतना ज्यादा प्रिविलेंस हो चुका है कंप्यूटर्स का, मोबाइल फोन्स का और इंटरनेट का, तो क्यों ना गवर्नमेंट जो अपनी अपनी सर्विसेज जो अपने सिटीजन्स को देती है, वो भी इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा और कंप्यूटर्स के द्वारा देना शुरू कर दे। एंड दे स्टार्टेड ऑल्सो। तो वो कुछ अब हम डिजिटल इनिशिएटिव्स को देखेंगे। ई गवर्नेंस डेवलपमेंट, और यहां अब मेरा इस वक्त मैं फोकस कर रही हूं डिजिटल इंडिया मूवमेंट पे, हमारे नेशनल लेवल पे क्या है। तो ई गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो है ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेगी, ऑनलाइन सर्विसेज जो कि ई सर्विसेज होंगी, ई पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स होगा, मल्टी चैनल सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। ये किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन सर्विसेज कैसे दी जाए। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। और तीसरा जो है ह्यूमन कैपिटल, जो लोग उसको यूज करेंगे, जो एक प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज और जो उसको यूज करेंगे, तो इन दोनों को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, लिटरेट करना पड़ेगा, उनको भी हमें इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि वो उसको प्रोवाइड भी कर सके और उसको यूज भी कर सके, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड ये दी जाए, सीमलेसली इंटीग्रेटेड हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हो, सर्विसेज जो है वो हमारे बिजनेसेस को इजी करे, इजी करना चाहिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, और जीपीएस और जीआईएस का इस्तेमाल होना चाहिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आप देख रहे हो गूगल मैप्स वगैरह जो आप यूज करते हैं, हम लोग अभी इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग करने लगे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू सिटीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना पड़ेगा सभी गवर्नमेंट्स को, इस प्रकार से कि इंटरनेट सब सिटीजन के हाथ में पहुंचे, मोबाइल डिवाइस उनके हाथ में पहुंचे, उनको चीप करना पड़ेगा, उनके जो प्लान्स है उनको चीप करना पड़ेगा। और नॉट ओनली दैट, कंप्यूटर्स जो है कंप्यूटराइजेशन, सारे ही गवर्नमेंट ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिस के जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको ऑनलाइन अवेलेबल कर देना पड़ेगा, और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन करना पड़ेगा। जब हम डिजिटल
जब हम एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन की बात करते हैं, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा नॉट ओनली द अर्बन पॉपुलेशन, नॉट इवन द रूरल पॉपुलेशन, बट ऑल्सो द ट्राइबल पॉपुलेशन, not only the urban regions, not only the villages, but also the hilly terrains. जो हमारे ग्रामीण भाग है, सिर्फ शहरी भाग नहीं, सिर्फ शहरी जनता नहीं, ग्रामीण जनता, ग्रामीण भाग, सिर्फ ग्रामीण भाग ही नहीं, हमारे किसान ही नहीं, बल्कि ट्राइबल आदिवासी जो हमारे इस देश के वो भी नागरिक हैं, और शहरी भाग ही नहीं, ग्रामीण भाग ही नहीं, तो हिली टेरेन जो जो पर्वतीय इलाके हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी को पहुंचना, इंटरनेट को पहुंचना, दुर्गम इलाकों तक पहुंचना कठिन होता है, तो उन सबको भी एम्पावर करना पड़ेगा। किस तरह एम्पावर करना पड़ेगा? इन सभी रीजन में इन सभी प्रकार के सिटीजन्स, नागरिकों तक इंटरनेट पहुंचाना पड़ेगा, कंप्यूटर पहुंचाने पड़ेंगे, मोबाइल फोन उन तक पहुंचाने पड़ेंगे, उनको पहुंचाने के बाद उनको लिटरेट करना पड़ेगा। उनको लिटरेट भी 3 प्रकार से करना पड़ेगा। सबसे पहले वो शिक्षित हो, साक्षर हो। साक्षर हो, सिर्फ साक्षर होने से वो कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे। शिक्षित भी हो, एजुकेशन भी उन्हें इस लेवल तक मिले कि वो टेक्निकल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सके। उसके उससे जो निगड़ित, उससे जो संबंधित दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, स्कैनिंग करना, डाउनलोडिंग करना, अंग्रेजी भाषा, वर्नाकुलर भाषा, उनकी अपनी भाषा, उसका वो इस्तेमाल कर सके। इन सब संबंधित टेक्नोलॉजीज का, टूल्स का, मोबाइल फोन का, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से हमें न कि सिर्फ शहरी नागरिकों को एजुकेट करना है या लिटरेट करना है, जिसको कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, बल्कि वो सभी भूभागों में रहने वाले सिटीजन्स को, नागरिकों तक पहुंचाना है, न कि सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं तक भी पहुंचाना। तो ऑनलाइन सर्विसेज कंपोनेंट अभी क्या क्या हमें दिख रहा है? ऑनलाइन सर्विसेज कंपोनेंट जो अभी हम देख रहे हैं कि पॉपुलर हुए भी हैं, जिसमें आधार एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आधार कार्ड का जिसका इस्तेमाल अभी गवर्नमेंट उसका बहुआयामी इस्तेमाल कर रही है अपनी वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, जब मैं गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सेवा और सुविधा की बात करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ध्यान में जो चीजें आ जानी चाहिए वो क्या क्या है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है? कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि अगर कुछ लोगों को क्लियर ना हो रहा हो तो अभी हो जाए। मैं शुरुआत करती हूँ, एक ह्यूमन बीइंग जब जब वो जन्म लेता है, जब एक इंसान जन्म लेता है हमारे देश में, पहले उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको सेवा सुविधाओं की कौन सी जरूरत पड़ती है? हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद कौन सी सर्विस आती है? स्कूल, स्कूली प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद सेकेंडरी शिक्षा, उसके बाद में टर्शरी शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। वो सारी सेवा सुविधा, ये सब कौन? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सब प्रोवाइड करना। और उसके बाद में इसके अलावा हमें और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। क्या शिक्षा के अलावा क्या है? जैसे रोटी, फूड प्रोवाइड करना, कपड़ा, कपड़ा प्रोवाइड करना, मकान, हाउसिंग प्रोवाइड करना। उसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स बाकी भी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ये सब भी आ जाता है। तो बिजली, पानी, सड़क और ये सब जो मैं आपको बताती हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सभी सेवा सुविधा प्रदान करना गवर्नमेंट का काम है। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट उसको करती है। जैसे हमारे शहर में बहुत सारी सेवा सुविधाओं के लिए हम जैसे कलेक्टर ऑफिस में जाते थे बहुत सारी सेवाएं लेने, तो अभी आप देखते हैं वहां सेतु भवन है, कहीं सेवा केंद्र है, कहीं ई सेवा केंद्र है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि बैंक्स में भी बहुत सारा ऑनलाइन हो चुका है प्रोसीजर, मोबाइल एप्स आ चुकी है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। रेशनिंग का ऑनलाइन हो चुका है, एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स, सर्विसेज, जॉब सर्विसेज पोर्टल, कामगार योजना पोर्टल, रोजगार योजना पोर्टल्स। तो ये सभी ध्यान में रखने हैं। अब इसमें से दूसरी और कौन सी सेवा सुविधा है? हम बिजली का बिल भरते हैं, हम पानी का बिल भरते हैं, हम मीटर के लिए अप्लाई, इलेक्ट्रिक मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, हम गवर्नमेंट एजेंसी के पास बहुत सारी सेवाओं के लिए अप्रोच होते हैं। तो हमें वहां सब डिजिटल डिवाइसेस का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए गवर्नमेंट हमें क्या क्या सर्विसेज दे सकती है और दे रही है, बस उसी की चर्चा भी हम कर रहे हैं पर। तो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके गवर्नमेंट के, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। आप कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो आधार कार्ड एक है, डिजिटल लॉकर,
स्टूडेंट्स अपने सारे सर्टिफिकेट्स को डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं, ये सेफ है। ये इनको आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको एज गुड एज ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। तो आप अपने वेरियस गवर्नमेंट के जो भी हमारे एफिडेविट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी हम डिजिटल लॉकर में सेव कर सकते हैं, कोई भी नागरिक कर सकता है। ई साइन की फैसिलिटी है, जिसमें कि पहले जैसे हार्डवेयर ड्रिवन होता था लॉक, लेकिन अभी ऐसा है कि आपके ई सिग्नेचर भी आपके अभी ज्यादा कन्वीनियंट हो चुके हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट एजेंसीज को पे करने के लिए पे गवर्नमेंट एक योजना है, जन धन योजना है, जिसमें कि सभी नागरिकों को, हर एक नागरिक का एक बैंक अकाउंट हो, ये इस योजना के अंतर्गत ये एनविसेज किया गया है। क्यों अकाउंट हो उसका बैंक अकाउंट? ताकि वो सारा मोबाइल ऐप के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेवा के द्वारा उसको ऑपरेट कर सके। ना कि सिर्फ ऑपरेट कर सके फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट जो अपने सिटीजन्स को देना चाहती है, वो आधार का इस्तेमाल करके, जन धन योजना का इस्तेमाल करके और ई सिग्नेचर जैसी फैसिलिटीज, डिजिटल लॉकर जैसी फैसिलिटीज का गवर्नमेंट इस्तेमाल करके अपने नागरिकों तक डायरेक्ट सेवा प्रदान कर सकती है। मोबाइल इनेबलमेंट कर सकती है, मोबाइल सेवा प्रदान की जा, अभी जैसे ई ताल एक है, ई टाल, जैसे कि इट इज ई टाल, जैसे गांव में और कस्बों में हम देखते हैं ना कि हाट बाजार लगता है, वीकली मार्केट रखते हैं, उसी प्रकार के वीकली मार्केट कंप्यूटर के ऊपर आपके मोबाइल फोन के द्वारा आपके सामने ई टाल आ सकता है, जहां जो कृषक है, जो किसान है, अपने क्रॉप को बेच सकता है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है मनी, और लोग जिनको खरीदना है, खरीदार भी ई टाल पर जा सकता है, किसान भी जा सकता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बड़े बड़े थोक बाजार भी यहाँ पर चलाए जा सकते। माई गवर्नमेंट है, जहां आपको गवर्नमेंट के साथ नागरिक पार्टिसिपेशन करके अपने सजेशंस गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये जो मैं आपको यहाँ पे नाम दिए सब ऐप हैं, ये सब लिंक्स हैं, आप इनको क्लिक करके गूगल पे जाकर इनको, इनके डिटेल्स देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करती हैं। इसीलिए ये लिंक है, इनको आप क्लिक कर सकते हैं। ई संपर्क है, जहां गवर्नमेंट अपने नागरिकों से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया मिशन मोड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे ओपन डेटा इनिशिएटिव चल रहे हैं, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया भी डेवलप हो रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिस का ऐप बनाई जा रही है, उनके वेरियस डेटाबेसेस एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स हैं, जैसे अब आपको कहीं कहीं पे बहुत सारे स्टेट या रीजन्स ऑलरेडी इनको लॉन्च भी कर चुके हैं, उनके कुछ कुछ फीचर्स ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। तो जैसे ई गवर्नमेंट ई कोर्ट्स जो मैंने बोला है, तो आप ई कोर्ट्स करके आप जैसे इंडियन कानून करके एक साइट है, आप उस पर जाएंगे, आपको काफी सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। तो ऐसे ये काफी सारे मैंने कुछ आपको स्कीम्स बताई हैं। आधार, हम सभी जानते हैं कि आधार किस प्रकार से हमको बहुत मदद कर रहा है, गवर्नमेंट को भी मदद कर रहा है। तो गवर्नमेंट को किस प्रकार से मदद कर रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर अपने सिटीजन्स को कर सकती है। जैसे कि कुछ कुछ उन्होंने शुरू भी किया, एलपीजी का किया है, स्कॉलरशिप का किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर रही है। जैसे अभी हमने देखा ना कि जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हुआ, तो उसमें भी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। फिर डिजिटल लॉकर्स हैं, डिजिटल लॉकर्स में इसका फायदा क्या है फ्रेंड्स? देखिए मैंने उसका लिंक दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है, आप वहां जाएंगे, वहां जाके आप अपना डिजिटल लॉकर क्रिएट कर सकते हैं। और इससे फायदा ये हो रहा है कि प्रोवाइडिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजन। आपको पासपोर्ट आपका प्रोवाइड करना है, आपको आपका कुछ इवन आधार कार्ड ही प्रोवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे डिजिटल डिजी लॉकर में आपको प्रोवाइड हो जाता है, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट यहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं। ओके, फिर आप वहां से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, और ये तो सीधी सी बात है क्योंकि इंटरनेट के द्वारा है, तो कहीं से भी इट्स इजी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, एनी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ, एजेंसीज के साथ फटाक से शेयर कर सकते हैं, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने पड़ेंगे, और ये आधार द्वारा प्रोटेक्टेड भी है। ई सिग्नेचर, ई सिग्नेचर पहले थोड़ा सा हार्डवेयर ड्रिवन होते थे, उसके कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन अभी इस प्रकार के ई सिग्नेचर आ गए हैं, जैसे आपने बैंक्स में देखा भी होगा कि वो जैसे थंब बायोमेट्रिक ड्रिवन है, तो उसका मिसयूज भी नहीं होता और इजी टू यूज भी है। पे गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपको अपने फोन का बिल पे करना है,
आपको अपना घर का टैक्स पे करना है, आपको इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है, आपको वाटर का बिल पे करना है, आपको जो भी गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज को जो जो पे करना पड़ता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हम वो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या प्रीपेड या फिर जो मोबाइल ऐप्स वो सपोर्ट करता है उस प्लेटफॉर्म पे जाकर हम उनको पेमेंट्स करते हैं। अभी ये तो हम कर भी रहे हैं। पैंडेमिक ने ये सभी प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक इंप्लीमेंट कर डाला। जनधन योजना, जिसमें कि टारगेट ये रखा गया है कि हर एक घर में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो, ईच सेविंग अकाउंट होल्डर टू हैव इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये इसका फायदा होगा। और माई गवर्नमेंट, ये टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। अगर सिटीजन को किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में अपना फीडबैक देना है तो माई गवर्नमेंट जो है इस वेबसाइट पे जाके दे सकती है। ई संपर्क डेटाबेस है जहां पर कि वो जाकर के अपने ईमेल और मोबाइल यूजर्स उसको भी यूज कर सकते हैं। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिशन मोड में चले और अभी भी चल रहे हैं, तो कुछ तो सक्सेसफुल हो गए, इंप्लीमेंट हो गए, कुछ पार्शियली इंप्लीमेंट हो गए और कुछ अभी जैसे पाइपलाइन में है। तो फिर भी काफी हद तक अभी सभी इंप्लीमेंटेशन के कोई फर्स्ट फेज में है, कोई सेकंड फेज में है, कोई फुल फ्लेजेड इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो ये उस प्रकार से मैंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन लेवल उनको मैंने आपको यहाँ पे कलर्स में दर्शाया। जैसे डार्क ग्रीन में जो आपको 15 सर्विसेज दिख रही हैं डार्क ग्रीन सर्कल में, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट भी एक है, जिनमें पेंशन स्कीम है, जिनमें सेंट्रल एक्साइज है, बैंकिंग है, पासपोर्ट है, वीजा है, इनकम टैक्स है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है, इंप्लीमेंट काफी बड़े रूप में हो चुकी हैं। और जो अभी पार्शियली इंप्लीमेंट हुई हैं और वो भी अभी कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। कंप्लीशन तो खैर ऐसा है, कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को हम ये नहीं कहेंगे कि आज 100% हो गया, क्योंकि कुछ नया आ जाता है। जब वो नया आ जाता है और अगर इफ इट इज बेनिफिशियल वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। सो वी विल द गवर्नमेंट्स विल बी ऑल द टाइम अपग्रेडिंग एंड अपस्केलिंग देयर प्रोजेक्ट्स। जैसे से न्यू टेक्नोलॉजी आएगी अपग्रेड करते जाना उनका फर्ज है और वो करते जाएंगे, क्योंकि उससे उनको एडवांटेजेस होंगे, नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट एजेंसीज बट ऑल्सो टू द सिटीजन्स। तो आप देख रहे हैं कि जो लाइट फेंट ग्रीन से जो है उसमें जैसे लैंड रिकॉर्ड, देन कमर्शियल टैक्सेस है, म्यूनिसिपैलिटीज है जिसमें नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, तो ये जो फूड रेशनिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो ये सारे भी काफी काफी हद तक अभी ये भी सक्सेस होते जा रहे हैं। अंडर इम्प्लीमेंटेशन येलो से दिखाया गया है जिसमें कि खासकर है ग्राम पंचायत एंड पुलिस डिपार्टमेंट, और बाकी भी अपने किसी न किसी रूप में शुरुआत कर चुके हैं जो यहाँ इस फिगर में मैंने दिखाया है। तो हम देखते हैं कि मोर देन 400 मिलियन ई ट्रांजेक्शन्स पर मंथ हो रहे हैं, और पेंडेमिक में तो ये जो तादाद है इससे 10 टाइम्स बढ़ गई थी वर्ल्ड ओवर। अब जैसे आई क्लीन इंडिया एक ऐप है, आई क्लीन इंडिया हमारे देश का ये एक ऐप है, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। इस डिजिटल इनिशिएटिव में क्या कर सकते हैं आप, द ऐप विल इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजंस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। आप क्लीनलीनेस की इंफॉर्मेशन एक्सेस भी कर सकते हैं, आपको कुछ फीडबैक देना है आप वो भी दे सकते हैं। तो ये ऐप भी आप जरूर इस्तेमाल करके देखें। दूसरी जो डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट का जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल करके, स्कॉलरशिप वाला है, तो ये भी काफी हद तक इसमें डिलेज को और यू नो इन ट्रांसपेरेंसी, इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इन टर्म्स ऑफ डिलेज उसको दूर करने की कोशिश की गई है, इन टर्म्स ऑफ रीच टाइमली हेल्प स्टूडेंट्स को मिल सके। तो इसमें आप एप्लीकेशन सबमिशन, वेरिफिकेशन, सैंक्शन, डिसबर्सल टू एंड बेनिफिशियरी, ये भी एक अच्छा चल रहा है। देन देर इज दिस भारत नेट। भारत नेट जो डिजिटल इनिशिएटिव है हमारे देश का, जिसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑफ आवर कंट्री। और जब फुल फ्लेजेड होते आएगा फ्रेंड्स, ये हमारे देश को की सक्सेस स्टोरी को एक अनदर लेवल पे लेके जाएगा, हाई लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख 2,50,000 मतलब कि 2.5 लाख से ज्यादा जो ग्राम पंचायत आज हमारे देश में, इन सबको आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करने की योजना है। तो ये जिस वक्त सक्सेसफुल होगी और अपनी अपने फंक्शनल
फुल फंक्शनल हो जाएगी, then we are the country is going to reap all kinds of benefits from this. अब देखिए कि अगर हम ये इतनी सारी बड़ी बड़ी हमारा देश ये सारी योजनाएं लेकर आया है, इसमें सबसे बड़े कुछ हर्डल्स भी है, उस हर्डल्स को भी ध्यान में रखते हुए और एक योजना लेकर आए जिसका नाम है वाईफाई हॉटस्पॉट। क्योंकि अगर इतनी सारी मोबाइल ऐप बन रही है, इतनी सारी सेवा सुविधा इंटरनेट के माध्यम से दी जाएंगी नागरिकों को, तो सीधी सी बात है कि इंटरनेट भी तो उपलब्ध होना चाहिए, जो कि रूरल में, अर्बन में भी कहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, रूरल में कहीं है, कहीं नहीं है तो उसकी स्पीड कैसी है, उसका ड्रॉप रेट कैसा है, और उसके बाद भी मैंने आपको हिली टेरेन बताया, ट्राइबल एरियाज बताया, तो सब जगह इंटरनेट प्रोवाइड करने को लेकर के भी एक योजना लेके जो हमारे देश में योजना आई है उसका नाम है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो बीएसएनएल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगह जगह, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे ट्राइबल एरिया हो, आदिवासी विभाग हो, चाहे वो पर्वतीय विभाग हो, उबड़ खाबड़ जिसे दुर्गम इलाके कहते हैं, ऐसे इलाके हो, सब जगह वो हॉटस्पॉट्स बनाए, वाईफाई हॉटस्पॉट, जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट होगा और कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि लोग, अगर उनके पास वो नहीं है, ये इंटरनेट उनके पास में फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल फोन बाय चांस नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ 54% पॉपुलेशन यूज करी है, तो अगर मोबाइल फोन भी नहीं है, कंप्यूटर्स भी नहीं है, तो उस वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाके वो उसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की योजनाओं को यूज कर सकते हैं। तो बीएसएनएल नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बनाने का काम बीएसएनएल को दिया गया है कि वो एक हाई स्पीड इंटरनेट लेके आए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर अंडरग्राउंड जो केबल्स हो गए, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल पर स्पीड सपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा सर्विसेज, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा और वेरियस हाई स्पीड हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे इस नेटवर्क के ऊपर पूरे देश में। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट बीएसएनएल को दिया गया है, बीएसएनएल इस पे वर्क कर रहा है और शुरुआत भी कर चुका है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया था कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए, मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए, और वेरियस जो टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ सेंसर्स है, और जो वेरियस टूल्स है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स है, रियल टाइम डेटा का, बिग डेटा का एनालिसिस वगैरह करने के लिए, तो ये सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज, फीचर्स, फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए आईओटी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको इस्तेमाल करते हुए वेरियस सर्विसेज गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को एनहांस करेगी। तो उसके लिए वो एक सेंटर भी बना रही है जिसका नाम दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आईओटी। ऑफ कोर्स ये सेंटर डाइटी, जो कि मंत्रालय है आईटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो बैंगलोर में जो अर्नेट का ऑफिस है, उन दोनों की मदद से ये सेंटर बनेगा। अब एक उमंग नाम की एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट लेकर आई। ये क्या है उमंग नाम की एप्लीकेशन? उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इट इज अ गवर्नमेंट, ये किसका प्रोजेक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफ कोर्स। ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लिंगुअल मल्टी सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल है। गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सारी सेवा सुविधा सर्विसेज, ऑल टाइप्स ऑफ एप्स सर्विसेज, उनके वेबसाइट, उनके लिंक, सब कुछ एक ही मोबाइल, एक ही एप्लीकेशन में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है, और ये मोबाइल ऐप फ्री में होगी और ये सभी को प्रोवाइड, और इसमें ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि मैंने तो आपसे बताया ग्राम पंचायत वगैरह को भी कनेक्ट किया जाएगा, तो और सारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगी। आप कहेंगे कि भाई मेरा एंड्रॉइड फोन है, उसका विंडोज है, उसका आईफोन है, सभी फोन पर, सभी टाइप के ओएस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, सभी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सेवा सुविधा एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे ला दी जाएगी। तो वो है उमंग नाम की एक एप्लीकेशन, जिसमें ये सभी क्या क्या सर्विसेज होंगी। तो आप वो सर्विसेज क्या देख रहे हैं वहां पे? आधार, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट, पैन कार्ड वाली जो आपकी ई सर्विस है वो, फिर प्रोविडेंट फंड की सर्विस है ऑनलाइन, फिर पीएम के वो केवीवाई सर्विस है, देन एआईसीटी जो हायर एजुकेशन से जुड़ा है, सीबीएसई टैक्स एंड फी वाली जो हमारे बिल पेमेंट का पोर्टल है वो भी होना चाहिए, एजुकेशन का, जॉब सर्च का, टैक्स का, बिजनेस ऐप, हेल्थ वाली सारी ऐप होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के सारे वेबसाइट ऐप्स,
ट्रैवल से रिलेटेड, इंडियन रेलवे से रिलेटेड सारे एप्स एंड वेबसाइट्स, बुकिंग्स, बर्थ सर्टिफिकेट के सारे ऑनलाइन एप्स एंड वेबसाइट्स, ई डिस्ट्रिक्ट, ई पंचायत, ई पुलिस क्लियरेंस सर्विसेज, ई पासपोर्ट, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, सभी को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बना देना, विच विल फैसिलिटेट ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। वो उसको नाम दिया गया उमंग। उस पर काम चल भी रहा है और कुछ कुछ शुरुआत अलग अलग इंडिविजुअली, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट, ई पंचायत, इन पे अलग अलग भी वर्क होके बाद में सारा यूनिफाइड होने वाला है। ई संपर्क, ई संपर्क में क्या किया गया है कि ईमेल जो ज्यादातर हमने देखा कि इंग्लिश में ही करने पड़ते थे, तो वो हमारे देश के लोग अपनी अपने रीजन की अपनी प्रादेशिक भाषा में ईमेल कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई है, ई संपर्क। आप इसको इस्तेमाल करके देखें। अब हम कुछ स्टेट लेवल पे देखते हैं कि स्टेट्स के अपने अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो जैसे कि केरला ने एक फ्रेंड्स नाम का उनका प्रोजेक्ट है, डिजिटल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उनका। दूसरा आशय नाम का है। तो आशय नाम का जो प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स नाम का जो प्रोजेक्ट है 24/7 सर्विसेज है। ओके, मतलब कि सिटीजन्स का वो फ्रेंड है, वो जो प्रोजेक्ट कहता है। तो सिंगल विंडो स्कीम है, बेसिकली गवर्नमेंट की सारी सेवा सुविधा एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। 10 जगह लोगों को बिल भरने के लिए अलग जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट जनरेशन को, रजिस्ट्रेशन को कहीं और जाना है, एफिडेविट करने को कहीं और जाना है, ऐसा नहीं। अंडर सिंगल विंडो 24/7 सर्विस है, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। और आशय नाम की उनकी स्कीम है जो कि आईसीटी पॉइंट्स क्रिएट करेगी विलेजेस और उनकी अपनी भाषा में, आशय। उसी प्रकार गुजरात का एक डिजिटल इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है स्वागत नाम का, जिसमें ऑनलाइन ग्रीवेंसेस है और उनकी ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीजन्स और उनके जो मुख्यमंत्री है उनके साथ वो डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। राजस्थान ने ई मित्र बनाया है, वो भी कहता है कि मैंने सब कुछ एक रूफ, एक छत के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सारी सेवा सुविधा एक ही छत के अंतर्गत, 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। और सारी किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, एक जगह पे ई प्लेटफॉर्म बनाए, कियोस्क बनाए। कियोस्क बनाए हैं मतलब जगह जगह भी फिजिकली भी बनाए होंगे उन्होंने, आईसीटी इनेबल्ड। एंड नॉट ओनली दैट, तो कियोस्क को भी ई कियोस्क किया जा रहा है, मतलब एक ही मोबाइल ऐप के द्वारा आप उसको ले सकते हैं सेवा। पंजाब ने सुविधा नाम का बनाया है जिसमें राशन कार्ड सुविधा दी जा रही है। ये सब सुविधा कैसे? ऑनलाइन, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके पंजाब गवर्नमेंट जैसे दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन। देन टीआईएसपी नाम का जो उनकी पंजाब की योजना है वो ऑनलाइन बिल पेमेंट है, वेरियस यूटिलिटी बिल, जो बिजली पानी वगैरह का बिल हम भर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ चेक्स है, चेक प्रिंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जो है उसने भी एक अपना ऑटोमेटिक सर्विस डिलीवरिंग मैकेनिज्म बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, पावर कॉर्पोरेशन से उनकी। हरियाणा ने जैसे ई दिशा नाम का प्रोजेक्ट लाया है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सभी कुछ। और 24/7 सर्विसेज मिलेंगी, ऑनलाइन है तो ऑफकोर्स 24/7 दी जा सकती है। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन, ऑन योर सम फिक्स डिवाइस, लैपटॉप, ये वो, और पेंशन स्कीम ऑनलाइन। अब इनमें से इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैंने तो आपको कुछ ही बताया फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, सारे तो अभी यहाँ नहीं बता सकते हूँ। हर स्टेट के हर महीने, इवन हर दिन न जाने कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च की हम योजनाओं की हम उद्घोषणा हम सुनते हैं कि इनॉग्रेट हो रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो अभी मैं ये कुछ कुछ लेकर के यहाँ पर आई हूँ। तो कुछ सक्सेस स्टोरी, इनमें से कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेस हुए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि यही सक्सेसफुल है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेट में सक्सेसफुल है। जैसे आंध्र प्रदेश में जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, ई सेवा, कार्ड नाम का, वॉइस नाम का। बिहार में सेल्स टैक्स। अभी क्या सर्विस दे रहे होंगे जो मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। मोर और लेस सभी स्टेट्स एक ही प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के नाम अलग है। सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लाया बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने इन्फोटेक प्रोमोशन सोसाइटी बनाई है, और दिल्ली ने जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और बहुत है। और गोवा ने जैसे धरणी नाम का प्रोजेक्ट लाया है, गुजरात ने माहिती शक्ति। ये सब क्या है सक्सेस जो उनके हुए हैं।
इससे ज्यादा हुए होंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। माहिती शक्ति, सेंसस ऑनलाइन, टेंडर नोटिस, ये सब गुजरात का, हरियाणा का नई दिशा, हिमाचल प्रदेश लोकमित्र, कर्नाटक का कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे भूमि, खजाने, कावेरी। अब ये इतने सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जब लॉन्च कर दिए गवर्नमेंट ने, हालांकि उससे पहले भी उनको आइडिया था, करने से पहले भी आइडिया होता है, और करते वक्त भी हमें कुछ चैलेंजेस पता चलते हैं या ज्यादा उभर के हमारे सामने आते हैं कि हमको ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट को अड़चन क्या आ रही है। तो वो सारी अड़चन, वो सारी चुनौतियां मैंने यहाँ कुछ लिस्ट करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, जिनमें कि हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट पे आए दिन जब जब हम सेवा सुविधा प्राप्त करें तो नेचुरली पेमेंट भी होगा, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। तो जब हम पेमेंट करने जाते हैं हमें सबसे पहला डर लगता है कि क्या मेरा पेमेंट सिक्योर मोड में हो रहा है, तो सिक्योरिटी। और जो मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन फीड कर रहे हैं हम फॉर्म्स में, क्या वो सेफ रहेगा या कोई भी उसको चुरा लेगा और उसका मिसयूज करेगा और मुझे परेशान कर डालेगा। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़े इशू हैं सभी देशों के सामने, और हम आए दिन न्यूज चैनल में और यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से सिक्योरिटी और प्राइवेसी कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, लोग कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज होता है, फंडामेंटल राइट है हमारा टू प्राइवेसी, एंड बहुत सारी चीजें हमको उसमें चुनौतियां हमको देखने को मिल रही हैं। एंड देन डिजिटल डिवाइड, जो कि मैं अभी बीच में एक्सप्लेन भी कर रही थी। डिजिटल डिवाइड, किसी के पास इंटरनेट, डिजिटल डिवाइड मतलब किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास मोबाइल फोन है, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, किसी के पास इंटरनेट है तो किसी के पास इंटरनेट नहीं है। अब अगर किसी के पास में कंप्यूटर है तो किसी के पास कंप्यूटर कौन सा है, ऑफिस में है, तो किसी के पास घर में है। ओके, किसी के पास पुराना है तो किसी के पास लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, किसी के पास मोबाइल फोन स्मार्ट है तो किसी के पास पुराने टाइप का है जो कि स्मार्ट नहीं है, इंटरनेट और बाकी सुविधाएं अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, किसी के पास इंटरनेट है तो हाई स्पीड है, तो किसी के पास पुअर स्पीड है, किसी का हाई स्पीड है तो वो ड्रॉप होता रहता है, किसी का हाई स्पीड नहीं है फिर भी कॉल कनेक्शन ड्रॉप होता रहता है। ठीक, अब इसमें और फर्दर जाती हूँ, किसी पुरुषों के पास, पुरुषों का एक्सेस कंप्यूटर के पास का, इंटरनेट का और मोबाइल का ज्यादा है, महिलाओं का एक्सेस टू कंप्यूटर, एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू मोबाइल कम है। पुरुष वर्ग ज्यादा महंगे खरीद पा रहा है, महिलाओं के पास लोअर टाइप का है या बिल्कुल ही नहीं है। मेट्रो सिटीज में इंटरनेट हाई स्पीड है, दूसरे शहरों में स्पीड कम है इंटरनेट की, ग्रामीण भाग में और कम है, रूरल अर्बन में ट्राइबल में ना के बराबर है। स्मार्टफोन कितनों के पास है, के स्मार्टफोन नहीं है तो मोबाइल आप कैसे यूज करेंगे, महिलाओं के कितनों के पास है। के अब जिनके पास है, कितनों को यूज करना आता है, कितनों को इंटरनेट अच्छे से यूज करना आता है, कितनों को उसकी अंग्रेजी ही भाषा में काम करने में अड़चन होती है, कितनों को डाउनलोडिंग करना, अपलोड करना, स्कैनिंग करना, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, डेटा शेयर करना, कितने लोग, डिजिटल लिटरेसी। तो तीन प्रकार, मैंने पहले आपको डिजिटल डिवाइड पे बात किया इन टर्म्स ऑफ वेरियस गैजेट्स विच आर इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स, किस प्रकार से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना वेरिड है, कितना उसमें विषमता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यदि मैं सिटीजन्स की बात करूं, पॉपुलेशन में, विद इन पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, उसके बीच में जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, पुरुषों को एक्सेस ज्यादा है, महिलाओं को कम है तो उनको यूज करना नहीं आता, दे नीड लिटरेसी, दे नीड डिजिटल लिटरेसी। पहले तो उनको साक्षर होना पड़ेगा, फिर उनको, साक्षरता में भी तो हमारा देश अभी काफी पीछे, तो साक्षर होना पड़ेगा, फिर डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब चीजें यूज होंगी। एबिलिटी टू यूज रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो कि अत्यंत आवश्यक है, ये सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को यूज करने के लिए वो हमें होना पड़ेगा। एक्सक्यूज,
दूसरा कंसिस्टेंट एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बार बार आपसे बताया, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं इंटरनेट अच्छा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। कभी मोबाइल फोन में कोई चीज ठीक से चलती है, कभी नहीं चलती है। ऐप भी अपने आप में उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। वेबसाइट मोबाइल फोन में अच्छे से ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसका कंप्लाइंट वर्जन नहीं बना, रेस्पॉन्सिव जिसको कहते हैं, रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो सो मेनी चैलेंजेस। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। जो एजेंसी ऐप बना रही है, जिस ऑफिस के लिए बना रही है, जिस सिटीजन के लिए बना, आपस में कोई तारतम्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक दूसरे की नीड को पहचान के, एक दूसरे की लिमिटेशन को पहचान के, उसको कोप अप करके फिर लॉन्च होना चाहिए। देन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, किस आधार पे हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं हुआ है, उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर, स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट को या कंडक्टिंग एजेंसीज को ठीक से समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ जाकर के उनमें सफर हो रहे हैं और कैसे उसको वो कोप अप करना है, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। फिर एंश्योरिंग एक्सेस, सभी लोगों को एक्सेस मिले। किसका मिले? गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सेवा और सुविधा जो कि ई माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से जो सिटीजन्स को, नागरिकों को दी जा रही है, वो सब तक पहुंचे, इक्विटी बराबर समान रूप से पहुंचे। इश्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सभी लोग तो जो मोबाइल इंटरनेट में जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रभुत्व है, सभी तो अंग्रेजी में काम नहीं कर सकते, सभी तो यूरोपियन लैंग्वेज में अगर हैं तो उस पर काम नहीं कर सकते, सभी तो तमिल और गुजराती या मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस दिए हुए प्रदेश में उन्हीं की प्रादेशिक भाषा की ऐप बनाई जाए ताकि सिटीजन्स को समझ में आए। एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल, सभी, जब कोई सेवा या सुविधा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मोबाइल ऐप के फॉर्म में, वेबसाइट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा लॉन्च की जाती हैं, ये बात मद्देनजर रखी जाए कि समाज का हर तबका उसका इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो सामाजिक तौर से पिछड़ा हो, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो आदिवासी भाग में या पर्वतीय इलाके में रहने वाला नागरिक ही क्यों ना हो, सभी को वो सेवा सुविधा मिल पाए। एंड एजुकेटिंग द सिटीजन्स, ऑफ कोर्स, जब कोई नई चीज आती है उसके लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत आवश्यक है, उनको समझाना कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका भरपूर उपयोग कैसे, फायदा कैसे उठाया जाए। एंड आईसीटी, कंटिन्यूअसली आईसीटी की कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, लोगों का भी एक्सपर्टीज और उनको ट्रेनिंग दिया जाता रहे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट होता रहे, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में भी डेवलपमेंट होता रहे। तो फ्रेंड्स, द डिजिटल जेंडर की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, ये काफी बड़ा है। ये एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप देखिए यहाँ पे, द प्रोपोर्शन ऑफ मेन यूजिंग द इंटरनेट इज हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन यूजिंग द इंटरनेट इन 2/3 ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। 2/3 देशों में क्या पाया गया है कि मेन ज्यादा यूज कर रहे हैं इंटरनेट को फीमेल से, 2/3, यानी कि स्त्री सिर्फ 1/3 यूज कर रही है तो पुरुष 2/3 यूज कर रहा है। इतना बड़ा डिवाइड है, जो यहाँ मैंने पिक्चर की फॉर्म में दिखाया है कि डार्क ब्लू यानी कौन कौन से देशों में आप देख सकते हैं कि डार्क ब्लू यानी उस देश में मेल्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंडिया का भी वही हाल है। और हायर रेट फीमेल अगर हम देखें तो बहुत ही कम दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है वो? तो वो देश हमें जैसे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, या फिर हमें नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, या नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, और साउथ अमेरिका का भी कुछ पोर्शन हमें दिख रहा है, और कुछ जो थोड़े डार्क ग्रीन है वहां दोनों का रेशियो लगभग इक्वल है। इंटरनेट यूसेज इन इंडिया, इंटरनेट में का उपयोग भारत में कितना हो रहा है, इसका स्टैटिस्टिक्स डेटा ये कहता है कि 460 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। तो इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट हो चुका है, इस वक्त ऑनलाइन मार्केट हो चुका है, क्योंकि जब इतने सारे इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया वी आर नेक्स्ट ओनली टू चाइना। डिस्पाइट इसके अलावा भी ओनली 27% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एक्सेस। अब अगर हम ये कहते हैं कि विश्व में हम सेकंड नंबर पे इंडिया यूज कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी सारी पॉपुलेशन के पास में नहीं। मैंने आपको बताया था ओनली 56%, मैंने बताया था ना कि लोग सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। उसमें से भी 27% ऑफ पॉपुलेशन एक्सेस इंटरनेट इन 2017, इतने ही लोगों ने उसको एक्सेस किया था, मतलब था लेकिन फिर भी यूज नहीं कर रहे थे। स्मार्टफोन में लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे।
या उनके ऑफिस में लोग यूज नहीं कर रहे। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी हम क्या, हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया अराउंड अप्रोक्सीमेट फिगर है 2018 के 462 मिलियन, जो मैंने कहा। एक्टिव मोबाइल सोशल मीडिया पेनिट्रेशन कितना हुआ है, 15% हुआ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा इंटरनेट कभी, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, इंटरनेट कभी कभी बंद हो जाता है। और क्यों बंद हो जाता है, गवर्नमेंट से उसको बंद कर देती है फॉर वेरियस रीजंस, ड्यू फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ही बंद करती होंगी। पर द कंट्रीज शटिंग डाउन द इंटरनेट द मोस्ट, कौन सा कंट्री इंटरनेट को उसकी गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा बंद किया जाता है, द नंबर ऑफ इंटरनेट शट डाउन बाय कंट्री। उसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया कितना आगे है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। तो इवन पाकिस्तान सिर्फ 19 बता रहा है। नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स 26 जनवरी 2016 से लेकर के मई 2018 में इंडिया को गवर्नमेंट ने 154 टाइम्स इंटरनेट बंद कर दिया। पाकिस्तान में 19 टाइम्स बंद हो गया, इराक में 8 टाइम्स, सीरिया 8 टाइम्स, टर्की 7। और आप देखते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस है उन्होंने कभी बंद नहीं किया, उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। सॉरी, जो डेवलप्ड नेशन है। ओके, तो यहाँ डेवलपिंग नेशंस और जो उन्हीं का नाम ज्यादा आ रहा है, जो अनडेवलप्ड या डेवलपिंग, आजकल अनडेवलप्ड तो कहते नहीं, डेवलपिंग नेशंस है। यहाँ पे सारे डेवलपिंग नेशंस है। तो यहाँ थोड़ा हमारे इंडिया का कुछ बेहतर पिक्चर नजर नहीं आ रहा है। अब वो इंटरनेट क्यों कारणों से हमारे देश में बंद करना पड़ा। एन इंटरनेट शटडाउन अकर्स व्हेन समवन, यूजुअली द गवर्नमेंट, ज्यादातर गवर्नमेंट ही बंद करती है, इंटेंशनली डिसरप्ट्स द इंटरनेट और मोबाइल ऐप टू कंट्रोल व्हाट पीपल हैव टू से और नॉट। अब देखिए, ये मैंने डेटा कहां से लिया, आपको सोर्स भी बताया है, आप देख सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से, मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ मोबाइल। ये तीनों को यूज करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है और उसको सक्सेस करने के एफर्ट्स सभी देशों के चल रहे हैं। लेकिन इतना सब जो हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट, उस पर बहुत ज्यादा जोर है। क्यों जोर है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से 3 सबसे बड़े फायदे हो रहे हैं, स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को आप कैसे और डिफाइन कर देते हो, नो डिलेज, ट्रांसपेरेंसी, नो करप्शन, इनट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह वगैरह, नॉट इनट्रांसपेरेंसी बट क्लीन एंड क्लियर एंड फास्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो ये सारे फायदे तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े कुछ फ्लिप साइड भी है उसके, कुछ एक नेगेटिव साइड भी है, ट्रेड ऑफ भी है। वो क्या हो रहा है, ई वेस्ट बहुत बड़ा जनरेट हो रहा है। ई वेस्ट क्या है फ्रेंड्स, ई वेस्ट है कंप्यूटर का कचरा, मोबाइल फोन का कचरा, और कंप्यूटर और मोबाइल फोन से जुड़े हुए सारे ही डिवाइसेस का कचरा। जो क्या क्या हो सकता है जिसमें, अभी मैं आपको बताती हूँ, जिसमें बैटरीज, कीबोर्ड, मॉनिटर, वायरलेस फोन बैटरीज, माउस, कीबोर्ड, ये और भी बहुत सारे उससे जुड़े हुए सभी डिवाइस आ जाएंगे आपको, प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडीज। तो ये सारा ई वेस्ट, इतना सारा कंप्यूटर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उनके साथ में कंप्यूटर के साथ क्या क्या जुड़ा है, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स के टैबलेट्स भी हैं, छोटा और स्मॉलर डिवाइस भी है, टैबलेट हैंडहेल्ड डिवाइस। अपार्ट फ्रॉम इट उसके साथ में क्या क्या लगे हुए हैं, कई प्रकार के कीबोर्ड है, केबल कीबोर्ड है, वाईफाई कीबोर्ड है, वायरलेस जिसको कहते हैं, ब्लूटूथ है, मोबाइल फोन्स है, सॉरी माउस है, उसके साथ जुड़े हुए प्रिंटर है, वेरियस प्रकार के प्रिंटर्स हैं, प्लॉट, एंड देन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस, देन देर आर इंटरनेट डिवाइसेस, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, केबल्स हैं, various types of cables हैं, chargers हैं, batteries हैं, there's so many devices connected to your computers, then there are so many devices connected to your mobile phones. आपके मोबाइल फोन में भी आपको चार्जर लेते हैं आप, फिर आप डेटा शेयरिंग के लिए कुछ लेते हैं डिवाइस, कोई केबल लेते हैं, कोई मेमोरी कार्ड लेते हैं, और न जाने क्या क्या आप उसके साथ में जुड़े हुए कंपोनेंट्स खरीदते हैं। एंटरटेनमेंट डिवाइसेस है, वेरियस एलसीडीज हैं, म्यूजिक सिस्टम्स है, होम थिएटर्स हैं, व्हाट आर दे,
दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हम आज नया आता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, हम वो ले लेते हैं, पुराने का हम क्या करते हैं, उसको हम डंप कर देते हैं। कहाँ डंप कर देते हैं? कभी घरों में डंप कर देते हैं, कभी कचरे में डाल देते हैं, तो कभी अगर वो ऑफिसेस में है, ऑफिसेस जहां बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां कहीं वो किसी एरिया में, किसी रूम में, किसी हॉल में वो डंप पड़े रहते हैं। या फिर अगर हम जागरूक हैं तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, कोई वेंडर उसको ले जाता है, उसके बाद में वो क्या करता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? तो ये अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, हमने नए खरीद लिए हैं, नई टेक्नोलॉजी वाले खरीद लिए हैं, चाहे वो मेरा ऑफिस हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा व्यक्तिगत यूज हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, इन सब में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदा जाता है, पुराना जो छोड़ दिया जाता है और वो न जाने कहाँ पड़ा है, तो वो सबका सब बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। उससे जुड़े हुए सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी में सम अप करती हूँ। तो देखिए, ऐसा हो रहा है कि आज अमेरिका की में जितना भी वेस्ट है, पूरा वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, वेस्ट यानी सॉलिड वेस्ट, जो कचरा निकलता है इंडस्ट्रीज से, घरों से, जगह जगह से, उसका 2% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और उसमें से अगर हम ये बात करें कि जहरीला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का वाटा बहुत बड़ा है, शेयर बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरे टॉक्सिक वेस्ट का 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि अगर पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट भी पड़ा हुआ है, तो पूरे गार्बेज का 70% जो टॉक्सिक वेस्ट है वो सिर्फ ई वेस्ट के कारण। और वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उसके अंदर कुछ बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ यूज होते हैं, जिसमें लेड होता है, जिसमें मर्क्यूरी होता है और कैडमियम होता है। तो ये तीनों जो है बहुत ही हजार्डस है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए, उनसे कैंसर जैसी तक खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाया है कि जो आपको ग्रीनिश येलो और ग्रीन दिख रहा है, ये पूरे हमारे ई वेस्ट वाले डिवाइसेस हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने जैसा आपको बताया कि कंप्यूटर्स है, अनयूजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, स्टीरियो इक्विपमेंट, ये सब भी ई वेस्ट जनरेट करता है। अब देखिए ई वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है सिटी वाइज। अगर आप हमारे देश में देखते हैं सिटी वाइज, तो हम देख रहे हैं दिल्ली में 21.2% ई वेस्ट जनरेट कर रहा है दिल्ली, और मुंबई उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा 24% मुंबई जनरेट कर रहा है ई वेस्ट, और बैंगलोर 10%, नागपुर 4.9%। फ्रेंड्स, नागपुर इस मामले में देखिए 4.9% जनरेट कर रहा है, और लाइकवाइज बाकी सिटीज का मैंने आपको दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां ज्यादा आईटी का डिप्लॉयमेंट है, एडवांस होने का जो दम भर रहे हैं, वहां ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है बहुत ज्यादा। अब महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था पूरे देश में, तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ चुका है ई वेस्ट जनरेट करने में, टन्स पर ईयर में आंका गया जाता है उसको। और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, एंड लाइकवाइज यू कैन सी मध्य प्रदेश उसमें काफी कम है, जिसको हम कई बार कहते हैं हाँ वो तो पीछे है, मध्य प्रदेश तो बाकी स्टेट से पीछे है, पर देखिए ई वेस्ट भी कम जनरेट करता है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो 68% ई वेस्ट जनरेट। अब उसका डिस्पोजल किस प्रकार से हो रहा है? उसका डिस्पोजल जैसे कि उसको पहले तो डिसमेंटल कर देते हैं ई वेस्ट को, जिस भी एजेंसी को हम दे देते हैं, वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई वर्कशॉप होती है, वो उसको डिसमेंटल करती है, क्रश करती है, और ऐसे डब्बों में भर के किसी को भेज देती है या बेच देती है। इट इज सोल्ड टू वेरियस कंपनीज। अब उससे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको समअप करती हूँ। 50 to 80% ऑफ रिसाइकल्ड ई वेस्ट। देखिए, अब ये जो ई वेस्ट है, इसको कोप अप करने के तरीके क्या है? 3 तरीके हैं, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफर्बिश। ई वेस्ट को सबसे पहले कोप अप करने का तरीका है रीयूज। कंप्यूटर यदि मेरे काम का नहीं रहा, चल रहा है, किसी और काम पे लगा दीजिए नया खरीदने की बजाय, उतनी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, ई वेस्ट भी कम जनरेट होगा।
या उसको रिसाइकल कर दीजिए। रिसाइकल आप नहीं करेंगे, उसके लिए इंडस्ट्रीज है जिनके पास में सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर्स है, वो अपने सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर से उसको रिसाइकल करेगी ताकि एनवायरनमेंट में हजार्ड कम प्रोड्यूस हो। और तीसरा रिफर्बिश, जो मैंने आपको कहा है, उसको अपग्रेड कर ले, उसको रीस्केल कर ले। तो देखिए, इतने मोबाइल फोन्स 33 फोन्स पर सेकंड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और एक फोन किसी के हाथ में कितने दिन रहता है? 6 महीने से लेके 1.5 साल तक। किस पे डिपेंड करता है? अफोर्डेबिलिटी। किसी के पास पैसा ज्यादा है, वो हर 6 महीने में बदल रहा है, तो कोई 1.5 साल तक चला रहा है, उसके बाद उसका फोन या तो प्रॉब्लम कर रहा है, या तो चल गया, या तो फिर ऑब्सोलीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर ई वेस्ट कौन सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया कौन से कंट्री कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से कंट्री इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से कंट्री मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ई वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो हम देखते हैं कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, देखिए सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। ये जितने भी कंट्रीज के नाम है, सारे डेवलप्ड नेशंस, दे आर ऑल प्रगत, क्या कहते हैं इसको, विकसित देश में, डेवलप्ड नेशंस। ये डेटा मैंने कहां से लिया, आप नीचे देख सकते हैं, सोर्स दिया हुआ है। तो नॉर्वे 62% और मिनिमम जो ऑस्ट्रिया है वो भी 48% से कम नहीं कर। तो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो ये हो रहा है कि देश क्या कर रहे हैं अब, इसका करते क्या है वो लोग ई वेस्ट का। वो डेवलप्ड नेशंस अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को दे सेल इट, जो मैंने आपको बताया ना, डिसमेंटल करते हैं, क्रश करते हैं, कंटेनर्स में डाल के उसको बेच देते हैं रादर इट इज सोल्ड। तो वो उसके बाद में फिर वो बहुत सारे एनवायरमेंट में चैलेंजेस पोज करता है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग अपने कंप्यूटर मोबाइल फोन को या कंप्यूटर्स को चेंज कर देते हैं, या कि नया प्रोडक्ट आ गया चीप है तो हम पुराना छोड़ देते हैं, रिपेयर करने की जरूरत है, ज्यादा महंगा पड़ रहा है रिपेयरिंग, फिर हम छोड़ के नया खरीद लेते हैं, ठीक से नहीं चल रहा, मैल फंक्शन कर रहा है, तब भी हम नया ले लेते हैं, आउटडेटेड ऑब्सोलीट हो गया, चल रहा होगा लेकिन मुझे तो लेटेस्ट ही चाहिए तो मैंने छोड़ दिया। या मेरे को लगता है हाँ हो गया इसको अभी 1-2 साल, इसकी लाइफ स्पैन पूरी हो गई, चलता होगा, तो भी मैं छोड़ के उसको दूसरा यूज करने लग जाती हूँ, खरीद लेती हूँ। सो दैट इज ऑल्सो एक बहुत, ये सारे कारण है ई वेस्ट जनरेट होने के, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो। तो देखिए, ये आप एक इस पिक्चर को जरूर ध्यान से देखिए कि वो जो ई वेस्ट बेच देते हैं, वाई सम कंपनीज, कुछ देश उनकी कंपनीज ई वेस्ट को क्यों खरीदती हैं, क्यों खरीद रही हैं? इसलिए खरीद रही हैं क्योंकि उस ई वेस्ट में से वो लोग उसको गलाते हैं, उसको स्मेल्टर प्लांट में डालते हैं, और वहां से वो क्या निकालते हैं, देखिए आप, 1 मीट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप, 1 मीट्रिक टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से कितना गोल्ड निकल रहा है? 17 टन ऑफ गोल्ड निकल रहा है। 1 मीट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कंटेन्स मोर गोल्ड, सॉरी, 1 मीट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप में से इतना ज्यादा गोल्ड निकल रहा है कि जितना कि 17 टन के उसके खदानों में से जो ओर में से नहीं निकल रहा है। इसका मतलब लोगों को क्या लग रहा है, अरे माइनिंग करके इतना गोल्ड नहीं मिल रहा है जितना कि ई वेस्ट को मेल्ट करके निकल रहा है। अब वो इसकी परवाह नहीं कर रहे कि जब वो मेल्ट कर रहे हैं, जो धुआं जनरेट हो रहा है उसमें लेड है, उसमें मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ हैं जिससे कि कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं, इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो वर्कशॉप इंडस्ट्रीज उसको फटाफट गला रही है, मेल्ट कर रही है, और ये मटेरियल निकाल ले रही है उसमें से गोल्ड वगैरह। और अगर 6000 मोबाइल फोन को गलाने से कितना निकल रहा है, 3.5 kg सिल्वर निकल रहा है, 6000 मोबाइल फोन में से स्क्रैप में से कितना कॉपर निकल रहा है, 130 ग्राम का कॉपर निकल रहा है, 140 ग्राम का पैलेडियम निकल रहा है, 340 ग्राम का गोल्ड निकल रहा है। फ्रेंड्स, ये कारण है कि ई वेस्ट को भी डिसमेंटल और क्रश करके कुछ कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बेच दिया जा रहा है। वो इंडस्ट्रीज उसको स्मेल्टर में डाल करके, मेल्टिंग करके उसमें से ये जो जिसको कहते हैं प्रेशियस मेटल, उसमें से निकाल रही। अब एनवायरनमेंट की वो परवाह नहीं उन्होंने करनी चाहिए। दे शुड यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स सो दैट एनवायरनमेंट के अंदर पॉइजनस गैस एनवायरनमेंट में मिक्स ना हो, पानी में वो अपने जो पॉल्यूटेंट्स है वाटर बॉडीज में ना डाल सके, ओके, और वो लैंड पे कचरे को ना डाल सके जिससे कि लैंड में वो अंडरग्राउंड जाके उसके हमारी सॉइल को भी खराब करता है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर और मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ाते जाते, हर
थोड़े थोड़े समय में नया लेते जा रहे हैं, पुराना छोड़ते जा रहे हैं। जब भी हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं, एक कंप्यूटर को बनाने में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं? 48 पाउंड ऑफ केमिकल लगता है एक पीस, एक कंप्यूटर बनाने में 48 पाउंड ऑफ केमिकल लगता है, 539 पाउंड ऑफ फॉसिल फ्यूल लगता है। फॉसिल फ्यूल, इतनी एनर्जी लगती है, और 1.5 टन ऑफ वाटर लगता है कंप्यूटर बनाने में। तो फ्रेंड्स, इतना हम रिसोर्सेस का हानि करने के बाद में एक कंप्यूटर बन रहा है। तो अभी हमको सोचना चाहिए कि हमें कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन, ये सब चीजें जब हम खरीद रहे हैं तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, नए की डिमांड है, मुझे नए पे जाना पड़ेगा, बिकॉज नया मुझे स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी वगैरह वगैरह मेरे प्रोसेस को ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। तो पुराने को क्यों ना रीयूज में डाला जाए, पुराने को क्यों ना रिसाइकल किया जाए, यूजिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। ये बहुत आवश्यक है। और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नियम कायदे बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेजिस्लेशंस बनाए, और नागरिकों पर, इंडस्ट्रीज पर लागू करे। और सिर्फ देशों की जिम्मेदारी नहीं है, तो यूएनओ और डब्ल्यूएचओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की भी जिम्मेदारी है कि वो लेजिस्लेशंस लाए, सभी कंट्रीज में लगाए। जो कंट्री ज्यादा ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज करता है, उस पर भी इम्पोज करे, और जो कंट्रीज उसको ई वेस्ट के रूप में लेकर के और उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उन पर भी वो लेजिस्लेशन लागू। तो देखिए, अभी ये कुछ पिक्चर्स देखिए, ई वेस्ट का कचरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस प्रकार से ई वेस्ट पड़ा हुआ है, वहीं पे वो नदी है या समंदर है, उसके पानी में भी वो ई वेस्ट मिक्स हो रहा है। और मैंने आपको बताया ई वेस्ट में कितना जहरीले पदार्थ हैं, वो पूरे पानी को दूषित करेगा, और उस प्रकार किस प्रकार वो मैनकाइंड को और हमारी आने वाली जनरेशंस को, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, उसको भी वो हर्ट करेगा। और देखिए, महिला अपने हाथों से उसको सॉर्टिंग कर रही है स्क्रैप को, जो कि कितना कितना हैजार्डस है, कितना हानिकारक है, क्योंकि वो जहरीले पदार्थ उसके हाथ में टच हो रहे हैं डायरेक्टली, और वो इनहेल भी कर रही है, सांस उसके ब्रीदिंग से भी जा रहा है। और तो ई वेस्ट लेजिस्लेशन, ये कंट्रीज हैं जिन्होंने ई वेस्ट लेजिस्लेशन बनाए हैं, हमारे देश ने भी बनाया है 2016 में। तो देखिए कुछ ये किस प्रकार से आप ये अगर इसको ध्यान से देख लें कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना ई वेस्ट, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज जो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे थे, सबसे ज्यादा उनके पास, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंटरनेट भी उनके पास है, मोबाइल फोन भी उनके पास है, कंप्यूटर्स भी उनके पास है, और फिर जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, कैसे वो डेवलपिंग नेशंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने रूट दिखा रखे हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहां से ली है उसका सोर्स मैंने नीचे लिखा हुआ। तो ये देखिए, ई वेस्ट को डायरेक्टली लोग उसको जला रहे हैं, गला रहे हैं, उसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर निकाल रहे हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि वो एनवायरनमेंट को कितना हर्ट कर रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हवा को दूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, जमीन जो भूमि है उसको, लैंड को भी वो पूरी तरीके से उसको भी वो पॉल्यूट कर रहा है। ये जो पिक्चर मैंने दिखा रही हूँ आपको, एक घाना जो कंट्री है, उस जो कि काफी पिछड़ा देश है, उसका आक्रा जो कैपिटल है, वहां पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा ई डंप यार्ड है, ई वेस्ट का डंप यार्ड। और इस प्रकार से वहां से लोग उसको गलत तरीके से उसको ई वेस्ट में से कुछ धातु निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मॉरल ऑफ द एंटायर लेक्चर इज सस्टेनेबिलिटी इज द ग्रोथ। जब भी हम ये कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी से करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे, उसको ध्यान में रखते हुए करें। ये सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जो मैंने अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर किए हैं। सो विद दिस आई एंड माय सेशन, एंड ओवर टू यू प्रीति मैडम। Yes, ma'am. Thank you so much, madam, for such an eye-opening session on digital transformation, its implication, its advantages, disadvantages. We are just going through using all this technology part, but it has a lot of hazards as well. So thank you so much, madam. Friends, if you have any query, please ask. You can ask in Hindi also. Hello, madam. Yes, One question is there. Is India utilize this e-waste or not? इंडिया में ई वेस्ट पिक्चर्स दिखाए कि इंडिया ई वेस्ट, अभी मैंने आपको कुछ मैप्स पिक्चर्स दिखाए, इंडिया में भी ई वेस्ट आता है, दूसरे देशों का ई वेस्ट आता है, कुछ कंपनीज खरीदती हैं और उसको वो काफी समय से वो उसको
रिसाइकल गलत तरीके से कर भी रही थी, लेकिन अभी इंडिया में मैंने आपको बताया 2016 से लेजिस्लेशन मतलब नियम कायदे बने हैं, तो अभी उसके तहत वो किया जाना चाहिए और हो रहा होगा ऐसा हम समझते हैं। तो लेजिस्लेशन में ये भी है कि पहले तो रीयूज हो, फिर रिसाइकल हो, यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो किसी भी प्रकार का। दूसरा ये भी है कि वो पूरे सिटीजन्स को भी ओपन हो। अगर हमें देखना है कोई भी रिसाइकल वाली फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, तो सिटीजन्स जाके देखेंगे भाई किस तरीके से रिसाइकल हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी हम जाके देख सके। तो इंडिया में भी किया जा रहा है। ओके, थैंक यू मैम। हैदराबाद, और दिल्ली। मैडम हेलो मैडम। हमने ई वेस्ट का एक एग्जीबिशन लिया था हमारे अंबेडकर कॉलेज में, तो स्टूडेंट ने वो ई वेस्ट से बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे, यानी जैसे झूमर वगैरह बनाया था उन्होंने, वो सीडी वगैरह लेके, तो बहुत अच्छा अच्छा कुछ बना सकते हो। सर आपने जो भी बताया, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैं इसमें यही कहूंगी कि जैसे आज आपने यहाँ शेयर किया, तो आपके कॉलेज ने जो जैसे स्टूडेंट्स ने जो ई वेस्ट का जो उन्होंने उसको कहेंगे रीयूज या रिसाइकल, उन्होंने जो किया रीयूज या रिसाइकल या रिफर्बिश, उसको आप जितना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जितना पब्लिसिटी करते, उतना लोगों की अवेयरनेस बढ़ती और बाकी लोग भी उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते। तो ये हमारा एक नागरिक होने के नाते, एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते एक दायित्व समाज के प्रति बनता है। तो थैंक यू सर, आपने शेयर किया आज इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू मैडम, हेलो थैंक यू मैडम। वेरी हेलो मैडम। यस मैडम, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में या पर्वतीय इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि जो लिटरेसी रेट है या एजुकेशन जो रेट है, रेट ऑफ एजुकेशन, रेट ऑफ लिटरेसी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में डिजिटल ऑपरेशन किस सीमा तक सक्सेसफुल हो सकता है, या डिजिटल ऑपरेशनल एजुकेशन कितना आवश्यक है, ठीक। आपको क्या लगता है? देखिए मैंने अपने लेक्चर में भी कवर किया, आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एप्ट है, यही तो चैलेंज है जो मैंने हम्म। चैलेंजेस बताए। इंक्लूजन ऑफ ऑल, ये चैलेंज मैंने आपको बताया। तो ये किसी भी गवर्निंग बॉडी के सामने या गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज होता है। तो उसे कोप अप करने के लिए सॉल्यूशन भी बताया कि गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करना है। सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि लिटरेसी बढ़े, पहले तो साक्षर हो लोग, सब साक्षर हो। उसके बाद में, क्योंकि अभी जब हम इतना ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मोबाइल ऐप तक की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जिसको कहते हैं डिजिटल लिटरेसी या टेक्निकल लिटरेसी भी बढ़े। तो उसके लिए उसका एक प्राइमरी लेवल तक एजुकेट होना उतना शायद काम न नहीं करे, मैडम, तो उसका यहाँ लिटरेसी, तो हायर लिटरेसी की एजुकेशन, प्रॉब्लम है। हायर एजुकेशन लिटरेसी। या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाने की बात की जाए, जितना एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा उतना उसका यूज करने में वो केपेबल होगा। दूसरी बात, वहां तक पहुंचाया जाए, पहुंचाने के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अवेलेबिलिटी को गवर्नमेंट चैलेंज, इस चैलेंज को कैसे फेस कर रही है, आपको स्कीम्स भी बताए, भारत नेट वगैरह मैंने जो बताया कि पूरे देश को इंटरनेट में हर भूभाग में इंटरनेट प्रोवाइड हो, जो कि बीएसएनएल को प्रोजेक्ट दिया जा चुका है, भारत नेट वो लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं। और उसके बाद में वहां वाईफाई हॉटस्पॉट भी बनाए जा रहे हैं। फिर अब बात आती है लोगों के हाथ में अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत बड़ा है अफोर्डेबिलिटी का। अफोर्डेबिलिटी यानी मैं खरीद सकती हूँ एक पर्टिकुलर लेवल तक, दूसरा खरीद सकता है उससे हाई लेवल तक, कोई तीसरा खरीद सकता है इवन उससे भी नीचे लेवल तक, तो एक ऐसा भी नागरिक है कि जो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि स्कीम नहीं लाई है, उसने जगह जगह एनआईसी के सेंटर्स बनाए जहाँ पे कंप्यूटर्स भी है, ट्रेन स्टाफ भी है, वाईफाई हॉटस्पॉट भी है, इंटरनेट भी है, जो ये सब करने में नागरिकों की मदद करते हैं। हाउएवर जितने होने चाहिए उतने अभी तक नहीं है, लेकिन काम इसमें ऑफ कोर्स चल रहा है, प्रोजेक्ट्स इस पे चल रहे हैं। ओके, थैंक यू मैडम। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न हो या आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो? प्रीति मैडम? मैडम मैडम Yes. एक क्वेश्चन है. Yes. I'm Pankaj Nimbalkar, working as assistant professor in Dr. Ambedkar College. Is there agency in Nagpur to collect this e-waste or to manage सर this e-waste? एजेंसी नागपुर में है, क्योंकि वो मुझसे अप्रोच भी हो चुके हैं 2-3 बार, एंड तो वो वेरियस एनजीओज हैं एक्चुअली।
और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, और इसको हम गूगल भी कर सकते हैं। यू सी, अगर जैसे एनएमसी अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं कहती हूँ जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, कचरा कलेक्ट करते हैं सुबह, ठीक है, तो वो गीला कचरा, सूखा कचरा, तो वहीं पे अभी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे का भी उन्होंने बनाना चाहिए, एक कि भाई, ताकि हमारे घरों में जो मोबाइल फोन के ढेरों चार्जर पड़े हुए हैं, बैटरीज पड़ी हुई हैं, केबल्स पड़े हुए हैं, दुनिया भर के मेमोरी कार्ड, तो ये सब हम डिस्पोज कर सके। नहीं तो भी हमने ये करना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने लेक्चर में बताती हूँ, कि हम उस व्यक्ति से पूछें कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा हम कहाँ दें। क्या पता वो भले ही अनाउंसमेंट ना किया हो, उसने एक प्रोविजन उसकी भी की हो। जैसे कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 टाइप के कंटेनर होते हैं, जिसमें से एक में हम ई वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज वन वे। तो एजेंसीज हैं सर, गवर्नमेंट एजेंसीज भी डेफिनेटली हैं, और प्राइवेट एनजीओ तो बहुत है, उसको हम गूगल करके भी कैन सर्च कर दें। राइट, कोई मुझे किसी एजेंसी का नाम ऐसे याद नहीं आ रहा। हॅलो मॅडम, यस, माय नेम इज मनोज ठाकरे मॅडम. एक प्रश्न आहे असा की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मधून रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल हे पण खूप जास्त निघतात आणि तो सिरियस प्रॉब्लेम आहे आपला सध्या, कारण की एवढा सारा रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल जर निघत असेल आणि आपण नेहमी त्याच्या सानिध्यात राहू, तर त्याला आपण कसं हँडल करू शकतो, म्हणजे त्याच्यावर काही उपाययोजना आहेत का? सर सर देखिए, मैंने आप लोग को अभी इसमें बताया कि रिसाइकल कोई व्यक्ति नहीं करता है। रिसाइकलिंग करने के लिए प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। अब वो किस प्रकार से रिसाइकल करें, उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसीजर बना दिए गए हैं, एंड गवर्नमेंट की ये दायित्व बनता है कि वो उनको कंपल्सरी करे, और जो वायलेटर्स हैं उनको पनिश करे। इसी को तो कहते हैं लेजिस्लेशन। तो सभी कंट्रीज लेजिस्लेशन अपना अपना लेकर, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का आया भी है, इम्प्लीमेंट भी हुआ है, हमारे देश में भी हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जो स्क्रैप मटेरियल जो वो उनके पास में आता है, उसको जब वो स्मेल्टर में डाल के या किसी भी प्रकार से जब वो उसको प्रोसेस करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तब रिसाइकल करते वक्त दे मेक श्योर कि उसका जो टॉक्सिक्स जो है, वो टॉक्सिन्स जो है, वो ना एयर में जाए, ना वाटर में जाए, और ना ही वो कहीं जमीन पर ऐसे ही डंप किए जाएं। उसके क्या प्रोसीजर होंगे, वही तो उनको बता के दिए गए हैं रिसाइकलिंग प्लांट्स। तो प्रोसीजर्स हैं सर, प्रोसीजर्स ओके, ऑलरेडी हैं। थँक्यू मॅडम. There is lack of implementation, madam. I think. सर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Yes. Yeah. कितने लोगों को ई वेस्ट का, जो मैंने लास्ट में एक्चुअली शॉर्ट में दिया, क्योंकि वो मेरा एक फुल फ्लेजेड लेक्चर होता है ई वेस्ट पे, पर ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को काफी समझ में आ चुका है वो। तो वो ई वेस्ट पे देखिए अवेयरनेस कितने लोगों को है। अभी तक भी तो हम घर में कचरा लेके बैठे हैं ना, हम पुराने चार्जर फेंक रहे हैं, मतलब, और फेंकेंगे तो कहाँ फेंकना है, हमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की है। एक जगह सब जमा कीजिए और थोड़ा गूगल कीजिए, एक फोन नंबर मिलेगा, उसको कॉल कीजिए, वो लेकर जाएगा, या वहां जहां बोलता है वहां प्रोवाइड कीजिए। और अदरवाइज जो रद्दी वाले आते हैं उनको पूछिए, एनएमसी वाले जो गार्बेज वाले आते हैं उनको पूछिए, उनको तो पता है कहाँ जमा करना है, उनको डेफिनेटली पता है। हम तो पुराना नया एलसीडी लेकर आते हैं। मेरा पुराना टीवी जो चल रहा था, मैं सोचती बाप रे, मैंने उस जमाने में 65,000 का लिया था, तो मैं नया एलसीडी खरीद लिया, लेकिन उसको अभी भी एक कोने में रखा है। क्यों? क्योंकि बायबैक वाला क्या बोलता है, 500 रुपए में दे दो, 1000 रुपए में दे दो, और मेरा मन दुखता है। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। तो मैं सोचती हूँ अरे बाप रे, मैं उसको सिर्फ 1000 रुपए में दे दूं। फ्रेंड्स, दीजिए, सस्टेनेबिलिटी की सोचिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। आप, आपकी काम नहीं आ रहा है वो टीवी, आप एलसीडी भी देखने वाले हैं, वो पुराना मोटा वाला सीआरटी बेस्ड टीवी अभी कोई नहीं देखने वाला है। उसको आप, जो दुकान ने बोला ना मैं बायबैक कर रहा हूँ, वही तो रिसाइकल कर रहा है, वही तो रिसाइकलिंग एजेंसी को पहुंचा रहा है। उसको दीजिए, वो ऑथराइज्ड वे में पहुंचा के देगा। हमने हमारे घरों में किसी कोने में डंप कर दिया है, एक रूम पूरा वेस्ट हो गया उस सब कचरे की वजह से। वो करना पड़ेगा हमें। वेरी Any more question? Okay, ma'am. So once again, I extend my thanks to you, ma'am, on behalf of UGC HRDC Nagpur. Thank you so much, madam, for your session. थैंक्स everyone. Thank you, थँक्यू madam. Thank you so Ma'am. much. थँक्यू मॅडम. Thank you, ma'am. थँक्यू मॅडम. Thank you, all of you. Thank you, Now thank you. I'm ending the meeting. Thank you. Next session will start at 1:30. Thank you. Okay, ma'am. ओके, थँक्यू.